प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर आज़म हाउस से लीक होने वाले डेटा के बाद एक हलचल सी मची हुई है। तशवीश में मुब्तला हैं कंसर्न हल्के प्राइम मिनिस्टर हाउस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, वो तमाम लोग जिनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं और वो तमाम लोग जिनका डेटा लीक होने का ख़तरा है। कहा जा रहा है कि ऐसी कई ऑडियोज़ मौजूद हैं और ये डेटा फॉर सेल है, इसको बेचा जा रहा है, इसके ख़रीदार की तलाश है। न जाने कौन कौन सी ऑडियोज़ हैं। इस कई सवाल उठे हैं इन ऑडियो लीक के बाद कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच है, क्या इससे प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो एट स्टेक आ गया है। हो सकता है कि लीक होने वाला डाटा या चोरी होने वाले डेटा में कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। ये कैसे हो गया, ये किसने किया, ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और फिर उसका जो कंटेंट हमारे सामने आया है उस पर भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जो मरियम साहिबा के दामाद के हवाले से दावा किया गया है इस ऑडियो में कि वो इंपोर्ट करना चाहती है मशीनरी अपने दामाद के लिए और वो मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पर, उसको आज इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी रिस्पॉन्ड किया है। फिर मिफ्ता साहब से गिले शिकवे किए गए हैं। फिर तेल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक की ऑडियोज़ में सामने आई हैं, लेकिन ये ऑडियो सिर्फ अशरे अशीर हैं या अशरे अशीर भी नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इससे कई ज़्यादा ऑडियोज़ मौजूद हैं। तो क्या हो रहा है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो इशू है, जो टॉपिक है बात करने के लिए, वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। इसहाक डार साहब को वापस लाया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब से नागवारी का इजहार तो मरियम साहबा ने भी कर दिया और उनसे इत्तफाक भी किया है उस ऑडियो लीक में शहबाज शरीफ साहब ने, और सारी तवक्कुआत इसहाक डार से वाबस्ता की गई हैं। मगर इसहाक डार अपनी पटारी में अपने साथ क्या लाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा जादू है जो मिफ्ता के पास नहीं था, ऐसे कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहबा मौजूद है, पाकिस्तान इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा। केलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और डॉक्टर फरुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। खुशामदीद प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जो एक ऑडियो लीक है जिसमें वज़ीर आज़म साहब किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, उनका मालूम नहीं है कि वो कौन ऑफिसर हैं, और उनसे बात कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि जी मरियम साहब अपने दामाद के लिए मशीनरी इंपोर्ट करना चाहती हैं भारत से, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, बड़ा मसला हो जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन्हें अपने तरीके से समझाऊंगा, आप जरा कन्वे कर दें, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ये है जी, ये पावर प्लांट है, ग्रिड स्टेशन है, ये मामलात हैं। खेलदा साहब, इसको आज इमरान खान ने यूं रिस्पॉन्ड किया है, वो कह रहे हैं कि जी ये लोग तो आते ही हुकूमत में कारोबार करने के लिए हैं और इनका और कोई मकसद नहीं है। अब इस पर आपके पास या आपकी पार्टी के पास की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, आपके पास कोई इसका जवाब है या वजाहत है? असद साहब, बड़ी मेहरबानी। देखें, मुझे फ़ख्र है अपने पार्टी के कायदीन पे, अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे, कि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है उसमें कोई ना अकरवा परवरी है, ना कोई ऐसा गैर कानूनी कोई हुक्म है, ना कोई मेरिट की लताड़ की गई है। एक पार्टी है जिसका एक बिजनेस है, उनका इमरान खान के दौर में जब उस वक्त आधी से ज़्यादा मशीनरी आ गई थी, उस पॉलिसी के तहत, उस कानून के तहत बकाया जब उन्होंने पाबंदी लगाई वो रुक गया था। और दूसरा जो मामला आपने कहा गर्ड स्टेशन का, वो भी मुल्तान हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उनमें उनको वो फैसला जीता था, उनको इजाज़त दी गई थी कि आप गर्ड स्टेशन लगाए। तो कोई गैर कानूनी इस किस्म की बात नहीं है। ये बिल्कुल है कि ऑडियो वज़ीर आज़म हाउस से जो भी बातचीत है उनकी लीक होना, ये इसके लिए वज़ीर आज़म साहब जैसे आएंगे तो मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए पार्टी रुकन, ये ज़रूर हम चाहेंगे कि इसकी आला सतही तहकीकात हो। ये कोई छोटा मामला नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस की जहाँ पे सिक्योरिटी के मीटिंग्स भी होती है, जहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आते हैं, इस किस्म की इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो शख्स आज तनकीद कर रहा है वो जिसकी बीवी 5 कैरेट हीरो के हार के लिए पाकिस्तान की कीमती ज़मीनें, पाकिस्तान के माल जो आपने ऑडियो वो सुनिए, अगर वो भी चला दें तो किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खजाने के अपने फ़ायदों के लिए, तोशाखाना के लिए उन्होंने कानून और पॉलिसी चेंज करके
करोड़ों रुपयों की गाड़ियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपना कानून बनाया, तो ऐसा कोई कदम नहीं है हमारे वजीर आजम का, ना कोई ऐसी कोई बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट, बुनियादी है, बिल्कुल सही है। तो कैदा साहब, एक में 1 बाय 1 चलते हैं, जरा बाकी चीजें भी हैं, लेकिन आपका अभी तक का नुक्ता ये है अंजलि साहबा, वो कह रहे हैं कि आपकी तनकीद तो तब बनती थी जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करें, हमारे खानदान का मामला है, हमारी फैमिली का मामला है, कारोबार का मामला है, इसको करें, किसी भी तरह से करें। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो तनकीद किस बात की कर रहे हैं फिर आप? शुक्रिया असद, मेरे पास इसके 5 पॉइंट्स हैं, आप पूरे सुने। नंबर 1, इन्होंने एडमिट कर लिया है कि ये जेन्युइन है, ये साथी मेरे बैठे इन्होंने भी मान लिया। तो सबसे पहली शर्मनाक बात है कि आइन को तोड़ा वजीर आजम ने, अपने हल्फ को तोड़ा। मतलब आप देखें कि मरियम की क्या हैसियत है, वो एक काउंसलर भी नहीं है, वो एक कैबिनेट मेंबर भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात प्रूव हो गई कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों की कहने पे, ये तो अभी एक ऑडियो आई है, बेशुमार आएगी, इन्होंने कहा कि मरियम कह रही है ये, और वो डॉक्टर तौकीर शाह हैं जिनकी दूसरी आवाज है, और मरियम इंडिया से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है अपने दामाद के लिए। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर तौकीर शाह ने? डॉक्टर तौकीर शाह ने कहा जी कि इस वक्त ईसीसी में आ गई तो बड़ा मसला होगा, इसहाक डार को आने दे, वो मैनेज कर लेगा। ये है उस ऑडियो के अंदर। तो ये दूसरी बात भी प्रूफ हो गई कि ये जो सारी दुनिया को पता था कि ये किस तरह से इनके जाती बिजनेसेस है इंडिया के साथ, वो प्रूव हो गए। तीसरी बात, इसके अलावा आप देखें कि किस तरह से इदारों को इस्तेमाल करते हैं कि इन्होंने इस्तीफों का मामला जो इन्होंने हुक्म दिया था सिकंदर राजा को, जो इनकी अपनी पीडीएम का एक आलाकार है कि इस्तीफे कबूल करने, वो भी प्रूव हो गया। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये सारे मिल के बैठ के पूरा प्लान कर रहे थे तेल बढ़ाने का। मरियम ने कहा कि मैं तेल की प्राइसेस बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं बाहर जाके कहूंगी कि हम नाराज हो गए, सारी बातें कर दी इकट्ठी अदलीफ साहब हो गई। नहीं, सुन ले, मैं वन बाय वन बात करना चाहता था, मैं सारे इश्यूज पर ये मैं बाकी भी शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं ना, जो बाकी ऑडियो लिंक है वो भी सुनवाना चाहता हूं। नहीं असद, आप मुझे कंप्लीट कर लेने दे, मुझे कंप्लीट कर लेने दे, मेरी आखिरी बात कर लें। हाँ, और आखिरी बात ये है कि ये जो सारे मिलके एक मिफ्ता इस्माइल को यहाँ डिफेंड करते रहे हैं और कहते रहे हैं वो क्या है, आज मरियम और शहबाज शरीफ ने खुद माना कि उस बंदे को अली बे नहीं पता, बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया सारा, 6 महीने पाकिस्तान को तबाह करने का आज उन्होंने इतराफ कर लिया। आप मुझे ये बताएं, इसके बाद ये इस्तीफा दें और इनको, मैं कहती हूँ चीफ जस्टिस को मैं अपील करती हूँ, आइन की ये तोड़ा है, ये सुओ मोटो ले ये और उनके पूरी पार्टी के, और वो जो टीवी पे आके इनको डिफेंड करते रहे, सबको आगे करें। ठीक है, चलें वन बाय वन बात कर लेते हैं इन चीज़ों पर। डॉक्टर फरोख सलीम साहब, ये मिफ्ता से शुरू कर लें, फिर ये इंपोर्ट वाले बात पर भी मैं आपसे राय लेता हूँ। ये मिफ्ता इस्माइल की नाकामी का एतराफ़ आपको नजर आता है इस ऑडियो में जो मरियम साहब ने, मैं ऑडियो सुनवा भी देता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब वाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिफ्ता ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। जी डॉक्टर फारूक साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ चार्जशीट है, इसहाक डार साहब होते तो ये ना होता। मरियम साहबा को लगता है कि इसहाक डार साहब चीजें कंट्रोल में रखते थे, इनको पता ही नहीं लग रहा डॉलर कहां जा रहा है और बातें अजीब अजीब करते हैं। तो चार्जशीट है आपके ख्याल में मिफ्ता साहब, और ये मिफ्ता साहब का कसूर है जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल हुई है? असद साहब सियासत से बालातर होके, क्योंकि सियासी जवाब तो दोनों मेहमान आपके पास बैठे हैं, वो आपको सियासी रुख आपके सामने रखेंगे। से बालातर जी आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। जी देखिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मामला ये है कि आज आपको जो कुछ मईशत में नजर आ रहा है वो पॉलिसीज आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बनी हों। जो कुछ आज आपको मईशत में होता हुआ नजर आ रहा है वो कल की पॉलिसीज या 2 दिन पुरानी पॉलिसीज के नतीजे में नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि लैग पीरियड। आज पॉलिसी बनाई जाएगी, उस पॉलिसी के असरात जो हैं वो अगले 3-6 महीने में, डिपेंडिंग ऑन वो किस किस्म की पॉलिसी है, उसके असरात आपको अगले 3-6 महीने में, साल भर में नजर आना शुरू हों। मिफ्ता साहब ने कोई खास पॉलिसी नहीं बनाई, उन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद जरूर किया है
जो 2019 में IMF से जिसका एग्रीमेंट किया गया था। अब 2019 में किसकी हुकूमत थी और 2019 में IMF से जो एग्रीमेंट किया गया था उसकी तारीख क्या है? जो पिछले 2 सालों की तारीख है हुकूमत पाकिस्तान की और IMF के खेलदा साहब, आप ये कहते रहे हैं पिछले 6 महीने में, मिफ्ता साहब भी, बाकी लोग भी, मरियम साहबा भी, शहबाज शरीफ साहब भी, कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है पिछली हुकूमत की वजह से है, वो खाना ख़राब करके गए हैं। लेकिन आज इस ऑडियो लीक से तो हमें पता चल रहा है कि इस खराबी के ज़िम्मेदार जो हैं वो मुफ्ता को समझा जा रहा है, और इसहाक डार साहब अगर मुल्क में मौजूद होते तो ये ना होता, तो ज़िम्मेदार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई या मिफ्ता साहब हुए? नहीं, बिल्कुल मैं जो सलीम साहब ने बात की मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। ये जो तेल की कीमतें बढ़ना, सब्सिडी को ख़त्म करना, मतलब ये कोई मिफ्ता इस्माइल साहब का अकेले का फ़ैसला नहीं था। इसमें वज़ीर आज़म, कैबिनेट और तमाम इत्तेहादी जमातें जो हमारी इस हुकूमत की है, हमने सोच समझ कर ये फ़ैसला किया था। हमें इसलिए किया था कि IMF से इमरान खान साहब की हुकूमत जो मुआहदा करके आई थी, हमने उसको कंटिन्यू किया। यही हमारे पास ऑप्शन था। ये एक रियासत का उनसे एग्रीमेंट था, तो इमरान खान ने जिस तरह भी किया, उन्होंने जिस तरह भी मान के फिर पीछे भी हटे, ये हमने उसको आगे बढ़ाया। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो आप बात कर रहे हैं, देखें पार्टी के अंदर अगर कोई शख्स टीवी पे, अभी मैं जाके बात कर रहा हूँ, अभी इधर आपके प्रोग्राम में कोई बात मेरे नुक्ते नज़र से अपनी मैं कर रहा हूँ, तो पार्टी के अंदर ये डिस्कशन होता है कि खियलदास इस वक्त जो ये बात की है इसको इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, या ये अब ज़ारे ये जब पार्टी मीडिया पे कोई शख्स बात करता है उसका नुक्ते नज़र होता है, उसका अंदाज अपना होता है, उस पर पार्टी के अंदर ड्राइंग रूम में तनकीद भी होती है। पर इख्तलाफ नहीं हुआ ना तनकीद हुई है। ये नहीं कहा कि मिफ्ता की एक पॉलिसी या एक स्टेटमेंट गलत है। मिफ्ता साहब को मैं आपको बताऊं क्या है इस ऑडियो के केस से जो हमें समझ आती है। देखें, बात यह है कि जो पॉलिसी, जो तेल की कीमत का बढ़ना, डॉलर का मुसलसल रुपए का जो कदर कीमत कम होना, जो ज़ाहिर इस पे पॉलिसीज़ पे बात तो होती है, पर ड्राइंग रूम के अंदर हर कोई अपना नुक्ता नज़र देता है, सीनियर रहनुमा हो या अगर पार्टी के अंदर कोई बड़ा फोरम हो उधर भी बात होती है। उसका मकसद ये नहीं है कि मिफ्ता साहब की वजह से हुआ या उनकी नालायकी है या उनकी को, जिस तरह इन्होंने 6 वज़ीर बदले, इन्होंने इनकी नाकामियों थी, उन्होंने ये सारा बोझ हमने उठाया है, तो इस बोझ की हमें कीमत अदा कर रहे हैं। इस सूरत में ये सारी मलबा हमारे ऊपर गिर रहा है। मगर जाहिर है, अब देखिए जो आप डार साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसमें 5 एक्सपर्ट है, पाँचों का काम करने का अंदाज अपना है, पाँचों का तरीक़ेकार अपना होता है। और इसहाक डार साहब एक मंजे हुए और सीनियर और एक उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, जाहिर है उनके पास वसी तजुर्बा है, वो मज़ीद बेहतर करेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि मिफ्ता साहब बिल्कुल ही नाकाम हो चुके, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। नहीं, मगर 11 अप्रैल को अगर इसहाक डार साहब होते तो आज इकोनॉमी की सूरत मुख्तलिफ होती, डॉलर 200 से नीचे होता, तो फिर मान लीजिएगा ना कुछ तो जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी आती है। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ना होते, इसहाक डार होते, तो आज हालात ये ना होते। इस ऑडियो की रोशनी में मैं आपको यही बता रहा हूँ, हर शख्स का अपना काम करने का अंदाज होता है। हो सकता है इसहाक डार साहब मजीद बेहतर करते, हो सकता है कि तीसरा शख्स भी, हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट, हमारे पास ऐसे कैबिनेट में लोग हैं जो इस काम को जानते हैं, तो हर किसी का अपना है। मगर ये तेल की कीमतों का बढ़ना ये मिफ्ता का अकेला कसूर नहीं है, ये हमें पता है, आपको भी पता है। हम जब कल भी कह रहे थे, आज भी हम ये कह रहे हैं कि उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी तेल की कीमतों को बढ़ाने के अलावा। इस सब्सिडी का बोझ जो है गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, आज भी नहीं करेगी। खेलता साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है, मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं। लेकिन मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब तो नाराज थे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से, और नवाज शरीफ जो है वो मीटिंग छोड़कर उठकर चले गए थे। लेकिन अभी ऑडियो लीक जो हमारे सामने आई है उसमें कहा जा रहा है मरियम साहबा कि नहीं, ये तो अपने चचा को वो कह रही है कि बढ़ानी पड़ेंगी, आपने मुस्तरद क्यों कर दी है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स या 2 रवैये जो हैं वो मरियम साहबा के क्या ऐसे ही हैं जैसे हमें ऑडियो में नजर आ रहे हैं? तो इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, अगर मशीनरी इंडिया से इंपोर्ट करनी हो, क्या उसमें मसाइल हैं? और ईसीसी में अगर ये मामला जाता है तो क्या फस क्रिएट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसका जिक्र हमें ऑडियो लीक में मिलता है? असद साहब, मैं अफसोस से कह रहा हूं कि चाहे वो मीडिया हो या वो इस्लामाबाद के अंदर जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका सारा का सारा फोकस जो है वो आज है उस ऑडियो टेप के ऊपर। आज से कुछ दिन पहले जो था वो ये था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। उससे कुछ दिन पहले ये था कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कब करनी है और कैसे करनी है। देखिए, मुल्क जो है वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भाग रहा है। हम दौड़ रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ, और बात यहाँ पे हो रही है कि ऑडियो टेप में क्या था, क्या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात थे, क्या जो सियासी शख्सियात हैं PMLN के अंदर उनका कोई इंडिया से ताल्लुक है। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि सियासत से बालातर होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी के हंगामी किस्म के इकदाम के ऊपर फोकस किया जाए। हम इसके ऊपर फोकस करते रहे। कोई माहौल नजर आता है आपको मुल्क में से? असद साहब, इस वक्त जो है मेरे नजदीक सियासी बहस का नहीं है कि कौन गद्दार है, किसका इंडिया के साथ ताल्लुक था, क्या इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है, कौन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेगा। देखिए, इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली, हम बहुत करीब है उन हादसात के करीब। देखिए, 25-30 बिलियन डॉलर का हम ईंधन इंपोर्ट कर लेते हैं। जब तक हंगामी इकदाम नहीं किए जाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत इकदाम नहीं उठाए जाएंगे, तवानाई की बचत की तरफ नहीं जाया जाएगा, जब तक हम ये बहस नहीं करेंगे कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो है उसको किस तरह दुरुस्त करना है, जब तक ये नहीं सोचा जाएगा कि बजट के अंदर हमने एडजस्टमेंट्स किस तरह करनी है, कि सैलाब का किस तरह मुकाबला किया जाए, जिसको हम बजट एडजस्टर्स कहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 900 अरब का है, उसको हमने किस तरह मोड़ना है ताकि सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें। हम ये बेकार की बातों में पड़े हुए हैं कि किसका इंडिया से ताल्लुक है, ऑडियो टेप किसकी रिलीज हो गई है, उससे क्या साबित होता है। सही है, चलें आप कह रहे हैं कि हम बेकार की बातों में पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है सियासी तौर पर डिस्कस हो रही हैं और उसकी इम्प्लिकेशंस भी हैं। अंदीप साहबा, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना है, इस पर जाहिर है ये आपके लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला था, इस हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला है। जब कीमतें बढ़ाई गई, ना बढ़ाई गई तो भी मुश्किल फ़ैसला था, और जब बढ़ाई गई तो भी एक मुश्किल फ़ैसला था। तभी मरियम साहबा हमें ऑडियो में कहती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको जो है वो शहबाज शरीफ साहब से कहा है उन्होंने कि कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, आपने समरी मुस्तरद करके सही नहीं किया। तो अंदीप साहबा, ये ऑडियो से साफ नज़र आता है कि सबको इस बात का इदराक था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर चारा नहीं है। क्या कहेंगी आप? असद, पहले तो मैं काफ़ी हैरान हूँ कि मेरे दोनों साथी हैं वो मरियम को और शहबाज शरीफ को गलत करार दे रहे हैं। मतलब ये ऑडियो लीक्स तो इनकी पार्टी ने कहा है ना कि सही है। उस ऑडियो लीक्स में वो दोनों कह रहे हैं कि जी मिफ्ता ने बेड़ा गर्क कर दिया, इसको कुछ नहीं आता। और ये दोनों बैठ के अभी भी मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को और मरियम को गलत कह रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, मिफ्ता ठीक था, मिफ्ता के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो ये कह रहे हैं कि मिफ्ता को समझ ही नहीं है कि क्या करने हैं। वो ये नहीं कह रहे कि चॉइस नहीं है और पहले ये था और ये था, वो कह रहे हैं इसको समझ ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, इसकी इतनी शिकायतें आ रही हैं। ये लोग बैठ के ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये पहले से ऐसे था और वैसे था। मतलब वो वजीर आजम को नहीं पता वो क्या बातें कर रहा था। अच्छा, ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम का ये ख्याल है कि अगर इसहाक डार साहब होते तो और बेहतर होता, शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते। कोहिस्तानी साहब का ख्याल ये है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को जो हम बात कर रहे थे 6 महीने से, और ये सारे आके उनको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं कोई भी होता यही होता, ये क्या इन्होंने मुआहदा कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने आके इनकी दोनों की बातों को उड़ा के रख दी है। और ये मेरे माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट कॉलीग हैं, ये अभी भी 6 महीने हो गए आके डिफेंड कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी नेशनल ब्रीच है कि जी एक खानदान बैठ के अपने दामाद के लिए कह रहा है कि जी मुझे इंपोर्ट करनी है मशीनरी, सैलाब ज़दगान का क्या हाल है,
और ये बैठ के मशीनरियां इंपोर्ट करा के वायलेट करके ईसीसी पे खुद कह रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनका है तौकीर शाह के बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बात फैल जाएगी। हमें इस वक्त ये नहीं करना चाहिए। जो इसहाक डार आएगा तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है मनी लॉन्ड्रिंग में भी, बाकी चीजों में वो किसी तरह छुप छुपा के ये कर देगा। और माशाअल्लाह 22 करोड़ आवाम देख रही है कि ये दोनों बैठ के मतलब 6 महीने से इन्होंने, अब फैक्ट्स फिगर्स भी कह रहे हैं, हम जब गए थे 106 पे था, आज 86 पे है ऑयल, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। हम जब थे 150 थी कीमत, अब 250 है कीमत। मतलब फैक्ट्स को भी डिनाई कर रहे हैं ये। तो इसीलिए 22 करोड़ अवाम बैठ के, मुझे भी देख रही है, आपको भी देख रही है, इन दोनों को भी देख रही है, और 22 करोड़ अवाम ने बैठ के फैसला कर लिया है अगर वो 51 जलसों पे और कोई 1000 रैलीज पे रोज निकल रही है पाकिस्तान की कौम और बार बार कह रही है, तो वो इनके बयानिए को तौबा तौबा करती है। अब तो ये जो लोग इतने निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं इस पर तो मैं अंदलीब साहब दोबारा आता हूं आपके पास, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने खुद ही रेज कर दिया कि लोग इतने निकल रहे हैं बाहर आपके लिए, आपके बकौल, फिर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया विकेटें गिराने का। विकेट अभी गिरेंगी नहीं, जब मुझे यकीन होगा मैं बुलाऊंगा, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन खेलदार साहब ये बताइए कि मरियम साहबा की स्टेटमेंट वो आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर इतना नाराज हुए कि उठकर चले गए मीटिंग से। उन्होंने कहा कि ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। और मरियम साहबा ने कहा कि मैं भी इसके साथ नहीं हूं। लेकिन ऑडियो लीक बताती है कि मरियम साहबा कह रही है नहीं, आपने जो कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद की है ये नहीं कर सकते, हमें बढ़ानी पड़ेंगी। ये क्या रवैया है? एक तरफ बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि जी ये कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। असद साहब देखें, आपको मैं लेके जाता हूँ, जब हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, हमारी लीडरशिप का ये ख्याल था कि जैसे ही हम इसमें कामयाब होंगे हम नई इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। आपको भी पता है ये बात पब्लिक है कि हमें हुकूमत आगे नहीं करनी थी। मगर जब 25 मई को इमरान खान साहब ने अचानक ऐलान कर दिया कि मैं इस्लामाबाद पे दावा बोलूँगा और इस हुकूमत को गिराऊँगा, हमारी लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि अब इमरान खान की ब्लैकमेलिंग और उसके हजूम के सामने हम नहीं सरेंडर करेंगे, हम इस हुकूमत को चलाएंगे, हम सारे चैलेंज। और हम क्यों नहीं इस हुकूमत को, हम नए इलेक्शन में इसलिए जा रहे थे कि हमें पता था जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं इसकी कीमत सियासी हमें अदा करनी पड़ेगी। मगर जब वक्त आया फिर हमने देखा कि मुल्क इस हालात में है, मुल्क इस नेच पे आके खड़ा हो गया है। अगर हम इसमें हाथ निकाल देते हैं, अगर इनकी ब्लैकमेलिंग के सामने आ जाएंगे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये सारा बोझ हमने उठाया और इसमें ना कायद नवाज शरीफ साहब खुश थे, ना वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये करना चाहते थे, ना इत्तेहादी करना चाहते थे। ये बहस आपको पता है, सबको मालूम है कि इस बहस में काफी दिन लगे, इस बहस में काफी दिन लगे कि हम सब्सिडी दें ना दें। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने, कौम के सामने, इसमें झूठ की क्या बात है। और ये लोग वो ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसको अभी आप रोक नहीं सके। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बचा लिया है दिवालिया होने से मुल्क को। नहीं, हमने बिल्कुल बचा लिया है मुल्क। ना ये इमरान खान की ख्वाहिश है कि श्रीलंका बने। हम कहते हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान पायदामाद रहेगा, पाकिस्तानी खुशहाल और तरक्की और हमारी लीडरशिप ही करेगी। इनको मरियम नवाज साहिबा से तकलीफ है, ये तकलीफ इसको कौन दूर कर सकता है? इमरान खान के जलसों में उसका मेवर मरियम नवाज शरीफ और मुझे बताया कि मरियम नवाज साहिबा ने कौन सी MNA बनी है, कौन सी सेनेटर है, कौन सी फेडरल मिनिस्टर है, कौन से उन्होंने अपने कलम को है। वो अवामी लीडर है, अवाम के मसाइल की बात करती है। मरियम नवाज को भी ये इख्तिलाफ था, नवाज शरीफ साहब को भी ये इख्तिलाफ था, शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं चाहते थे कि तेल की अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। मगर हालात ने हमें ये करने के लिए मजबूर किया। मुल्क की जो इकोनॉमी थी, जो मुल्क के हमें IMF के साथ मुल्क को आगे चलना था, तो इसलिए हमने किया है। जरूरी ये उसपे हमें अंदर हम तनकीद भी करते हैं। हम आप जो लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है या नहीं कह रहा हूं। देखें जी, मुझे असद 1 मिनट दे दे। ये सवाल जो है, मैं जो सवाल आपको बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर फारूक के सामने रखता हूं। लेकिन जी लेकिन एक चीज मुझ में अगर खेला साहब इजाजत दीजिए तो अभी जो कर लीजिए।
मैं असद भाई ये कहना चाह रहा हूँ, पार्टी के लोग टीवी पे जाके या जलसों में तकरीरों में कभी बात करते हैं तो लीडरशिप के सामने जब आते हैं, लीडरशिप के अंदर या सीनियर लीडरशिप में उनकी गुफ्तगू के अंदाज पे तनकीद होती रहती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स एक नाअहल है या वो शख्स जो है उसका काम करने का अंदाज जाहिर टीम का हिस्सा है, चल रहा है उसमें। अगर राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं आपको इमरान खान साहब का कि कब वो कॉल देंगे। जलसे में भी कॉल उन्होंने नहीं दी, आज के जलसे में भी नहीं दी। इमरान खान साहब का जरा 30 सेकंड की एक उनकी ऑडियो सुनवा दीजिए, अब उनकी वीडियो दिखा दीजिए। फिर जरा अंदीर साहब के सामने सवाल रखता हूं। बच्चे, हमारे बुजुर्ग जिधर जिधर भी आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरा आज आपको पैगाम है, आप सब ने तैयार हो जाना है। मैं आपको कॉल दूंगा, ज्यादा नोटिस नहीं दूंगा, कॉल तब दूंगा जो मेरे मुखालिफ हैं जब वो समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया, और कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी। जिस दिन मैंने समझा कि हम तैयार हैं और वो ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, और वो जो कॉल होगी वो कॉल आखिरी कॉल होगी। अच्छा, इस पर अंदीर साहबा, कॉल मैं तब दूंगा जब मेरे मुखालिफिन समझेंगे कि अब इमरान खान पीछे हट गया है। ये वो कैसे समझेंगे, ये वो क्यों समझेंगे, क्या मतलब है इस बयान का? ये देखे, वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खब्बी मारो, तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी का मजा ये होता है। अगर आपने गेस कर ली तो फिर तो वो हो गया। वो अब देखें अब किया क्या, बेचारे राना सनाउल्लाह ने सारा पैसा, सारे कंटेनर्स, सारी नफरी और ड्रोन्स मंगवा लिए। आपको पता है मेरे पे इस डरपोक और छोटे आदमी ने 7 केसेस किए, 4 दहशतगर्दी के, कत्ल के, मेरे पे, औरतों पे, जिनका कोई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं रात को कॉल दूंगा, सुबह निकलना होगा आपको, मतलब हुकूमत को तैयारी का टाइम ही नहीं देंगे। इमरान खान रात को कॉल देंगे कि सुबह निकल आओ, ताकि हुकूमत को तैयारी का टाइम ना मिले। असद, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक पे मैं सारा कुछ बता दूं आपको? ये तो आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि आप याद रखेंगे। और वो बेचारा बैठा हुआ है अपने वो सीडीए की वो मल के, और इधर से ऑडियो लीक्स, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जो सच आया है, अब इन ऑडियो लीक्स को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो 5 अरब रुपया मांग रहे हैं कि जी हम बाकी ना करें। अब वो सारे सैलाब जदगान के पहले पैसे उधर लगवाएंगे और ये ऑडियो खरीदेंगे और उनको बंद करवाएंगे। अब वो एक के बाद एक आई जा रही है, और यहाँ बैठ के ये दोनों जो हैं, मैं हैरान हूँ फैक्ट्स पे भी, और किस तरह से फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं। इसलिए कौम को इन पे इतना गुस्सा चढ़ता है, इसलिए कौम क्योंकि आप कौम को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम 40 साल यहाँ आके करके, मैं तो सर मैं नहीं बीच में बोली, मुझे बोलने दें, मुझे फिनिश करने दें। मेरे पे 7 केसेस किए हुए हैं। एक 788A का वो जो दहशतगर्दी का होता है, जब आप औरतों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, अल्लामा इकबाल की 82 साल की बहू पे आप, ठीक है, चलिए आप ये कहती हैं कि जी ये सरप्राइज होगा, ख्याल में दुनिया को पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। जो उसने मंगवाई है ये वापस भेज देगी, और ये जो आंसू गैस के माए हैं ये वापस डब्बों में रख देंगे राना सनाउल्लाह, तो आप कॉल दे देंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी है बजाय जो आपके पास से नजर आता है। अंदीर साहब आपका शुक्रिया, खेलदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर फारूक सलीम साहब साथ रहिएगा। 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं वापस आकर पूछने वाला हूं। एक तो ये कि इसहाक डार साहब अपनी पिटारी में क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं कि मुल्क को बहरानों से वो निकाल पाएंगे, जो मिफ्ता साहब नहीं कर सके इसहाक डार साहब करेंगे। उनके पास फॉर्मूला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और क्या जैसे हुकूमत ने दावा किया है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, तो क्या माहिरीन मुआशियात भी समझते हैं कि बचा लिया है? डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है 6 माह की, और इसहाक डार साहब आ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि इसहाक डार साहब के पास आपके ख्याल में क्या फॉर्मूला होगा जिसको वो अप्लाई करेंगे, मिफ्ता साहब की गलतियां धुल जाएंगी और इसहाक डार साहब डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे? क्या इस बात का इम्कान मौजूद है? क्या वाकई ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो वो अप्लाई कर सकते हैं और मुश्किलात से निकाल सकते हैं पाकिस्तान को फौरन? बहुत शुक्रिया।
अगर इसहाक डार साहब कानूनी रुकावटों को दूर करके वो वजीर खजाना बन जाते हैं, तब भी मैं समझता हूँ कि ये मईशत में किसी पायदार बेहतरी का इम्कान कतई नहीं है। अलबत्ता वो इकनॉमी को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर आपका सवाल का जवाब देना है तो पहले हम ये देखें कि जो उनका पिछला दौर था उसमें उन्होंने स्टेट बैंक पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को कम रखा और जो है मुस्तहकम रखा। ये जो था मसनूई थी, IMF का असर रसूख था। इसी तरह से डिस्काउंट रेट को कम रखा। नतीजा ये हुआ कि अफरात ज़र जो सिर्फ 4% रहा, जो इस वक्त 27.3% है। नंबर एक की बात। दूसरे ये कि वफाक के साथ पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी। इस वक्त पंजाब में और KP में जो हुकूमतें हैं वो इनकी टांग खींचेंगी और सूबा का किरदार बड़ा अहम है अब। और तीसरी बात ये थी कि IMF का जो प्रोग्राम उस वक्त था सितंबर 2016 में, तो 1 दर्जन से ज़्यादा हमने शराइत पूरी नहीं की थी। उनका रवैया हमदर्दाना था तो उन्होंने उसको वेवर दे दिया, माफ़ कर दिया। अब के वो वेवर देने के मूड में नहीं है, अलबत्ता रिलीफ सैलाब की वजह से दे सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें, स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिल चुकी है और वो मार्केट रेट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये तवक्को करना कि वो 200 पर ले आएंगे नामुमकिन बात है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि डिस्काउंट रेट भी वो नहीं इतना कम कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपको महंगाई जो है जून तक ऊंची रहेगी। अब देखिए, इमरान साहब जब रुखसत हुए थे 182 था डॉलर के मुकाबले में रुपया, अब ये 239-40 पर आ गया और सैलाब भी आ रहा है, दूसरे मसाइल भी हैं। तो वो क्या कर ही नहीं सकते, यानी करना जो चाहें तो वो करना इसलिए नहीं सकते कि जिस इस्लाहात की ज़रूरत है वो लाएंगे नहीं, वो ला भी नहीं सकते अगर लाना चाहें। तो वो मैं आपको इस तरीके से बता दूँ कि इनका जो मंशूर तो है, आप ये समझते हैं कि डॉलर इसहाक डार साहब 200 पर वापस नहीं ला सकते। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप भी यही समझते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डॉलर तो नीचे नहीं ला सकेंगे? देखिए असद साहब, दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि चाहे वजीर खजाना इस्माइल साहब हों या इसहाक डार साहब हों या कोई और हो, उनके जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, जो डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी है, वो IMF के पैकेज के हिस्सा बनने के नतीजे में बहुत ही महदूद रह गई है कि वो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अगर इसहाक डार साहब की कारकर्दगी जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 2013 से 2017 तक देखी जाए, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 से 7.5% था, जो बड़ा अच्छा है आज के मुकाबले में। जो GDP ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 4.5 से 5% आ रही थी, वो भी अच्छी जा रही थी। तो पास्ट परफॉर्मेंस जो है, जो कारकर्दगी है, वो तो इसहाक डार साहब की अच्छी रही। जो आपका सवाल है डॉलर के हवाले से, उसमें 2 ज़रूरियात हैं। देखिए, एक तो जरूरत इस चीज की है कि स्टेट बैंक के पास बेतहाशा डॉलर पड़े हों, जो 2014-2015 में थे। उस वक्त कोई 20 बिलियन डॉलर के हमारे ज़खायर थे और उस वक्त ये खबर आई थी कि तकरीबन 7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के खजाने से निकाल के मार्केट में फेंका गया है और उसके नतीजे में रुपए को जो है वो ओवर वैल्यू रखा गया है। अब वो हालात नहीं है। अब स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है कि वो डिस्क्रेशन हो इसहाक डार साहब के पास या किसी भी वजीर खजाना के पास कि वो डॉलर्स मार्केट में फेंकेंगे और रुपए के रेट को स्टेबल रख पाएंगे। फिर हमारे जो एग्रीमेंट है स्टेट बैंक के हवाले से, उसकी आज़ादी के हवाले से और फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट ना करने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही है आपका और डॉक्टर शाह साहब का इस पर इसका मतलब इत्तेफाक है। तो फिर इसहाक डार साहब करेंगे क्या, सवाल ये है बुनियादी। और 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब। एक दावा हुकूमत की तरफ से ये किया गया कि इमरान खान हुकूमत में यानी मार्च में अगर हम ना आते तो ये मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था, दिवालिया हो रहा था। एक दावा यह है। दूसरा दावा यह है कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया है। क्या ये दोनों दावे आपके ख्याल में दुरुस्त है कि दिवालिया होने भी वाला था और दिवालिया होने से बचा भी लिया गया है? देखिए, ये तो अहम ताना बातें हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं किया करता। हम तो डिफॉल्ट ही नहीं करने वाले थे। उसकी वजह ये थी कि अभी आपने देखा कि चीन ने जब देखा हालात खराब हैं, IMF का प्रोग्राम हमारे साथ नहीं था, उन्होंने 2.3 अरब डॉलर हमें दे दिए स्टेट बैंक। तो ये जो खेल हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, ये समझने की जरूरत है हमारे मुफ्ती साहब को भी कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते। दिवालिया जो है लीगल टर्म है, वो अदालतें डिक्लेयर करती है कि ये कंपनी दिवालिया हो गई। ऐसे कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं, तो ना तो डिफॉल्ट कर रहे थे और दिवालिया होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नंबर 1। और ये बात मैंने उस वक्त 1 दर्जन दफे कही है। एक तो बुनियादी बात ही है। दूसरी बात है कि डिफॉल्ट आप क्या बात कर रहे हैं, जब आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार है
जब हालात ख़राब होंगे तो डिफ़ॉल्ट तो आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है और आपके जो लोग हैं वो आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, तब डिफ़ॉल्ट करते हैं। अभी तो ऐसी सिचुएशन थी कि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, चाइना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, सीपैक को ऐसा झटका लगेगा कि वो, तो हमने उससे फ़ायदा उठाया है, माजी में भी उठाते रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचे हैं, हमें बचाया गया, आज भी बचाया गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और भारत की सूरत हाल, जब तक ये है हमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगा। और यही वक्त है कि हम अपने आप को इस मोहलत से फ़ायदा उठा के अपने आप को मजबूत करें, जो कि नहीं किया जा रहा। तो डिफ़ॉल्ट बैंकरप्सी की बात तो एब्सर्ट है, कंट्रीज बैंकरप्ट नहीं हुआ करते टेक्निकली, वो बैंक के थ्रू, वो अदालतों के थ्रू होता है। मगर इस वक्त जो मेरा अपना है वो कि स्टेट बैंक ने और IMF ने कहा क्या है। स्टेट बैंक ये कहता है, अभी रिपोर्ट आई 29 अगस्त को या 22 अगस्त कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसियाँ अपनाई थी, 28 फरवरी को उन्होंने मुआहदा तोड़ा और एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ हैं, तो स्टेट बैंक ये कहता है कि महंगी शरह सूद जून तक बरकरार रहेगी। ये स्टेट बैंक के अल्फाज हैं 22 अगस्त के, नंबर 1। दूसरा, IMF ने भी इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ जो पॉलिसियाँ बना गई थी उसके असरात हैं या अफरात-ए-ज़र, लेकिन इनकी अपने जो पुरअसरार फैसले इस हुकूमत के हैं उसने फ्यूल किया है अफरात-ए-ज़र को और मईशत को ख़राब किया है। तो मैं ये समझता हूँ स्टेट बैंक का बहुत ख़राब किरदार है, वो कटहरे में जाने के काबिल हैं। PTI ने गलत फैसले किए और मिफ्ता साहब ने कई फैसले गलत किए, जिसमें IMF के साथ प्रोग्राम को ताख़ीर करना, नंबर 1। ठीक है, बजट। मगर इसमें फिर एक सवाल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मिफ्ता साहब ने भी गलत फैसले किए, लेकिन एक सवाल फिर यहाँ पर मैं आखिरी पूछना चाहूँगा आपसे डॉक्टर फारूक साहब कि आप मिफ्ता इस्माइल के 6 महीने और इसहाक डार साहब के आने वाले 6 महीने, इसमें क्या फ़र्क एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, क्या फ़र्क डाल सकेंगे इसहाक डार साहब? देखिए, इसहाक डार साहब से बहुत सारी तवक्कुआत हैं PML की। एक तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी के हवाले से है कि डॉलर को वो कमज़ोर करेंगे, को मजबूत करेंगे, वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तवक्को ये है कि कुछ एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस, जिसको हम कहते हैं, कि कुछ माल इकट्ठा करें ताकि आवाम को कुछ फीस दी जा सके, ताकि इलेक्शन की तरफ जाया जा सके अगले साल तक। मैं समझता हूँ कि वहाँ भी बड़ी मुश्किलात का सामना होगा कि टोटल जो हमारा बजट है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो कोई 900 अरब का है, और फिर ये सैलाब जो 30 से 35 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। अब बहुत सारे हमें बजट के जो रिसोर्सेज हैं वो सैलाब की तरफ हमें डाइवर्ट करने पड़ेंगे। तो तवक्कुआत बहुत सारी हैं। क्या उन तवक्कुआत के ऊपर इसहाक डार साहब मुतमईन कर सकेंगे पार्टी को? मेरा ख्याल है कि मुश्किलात बहुत सामने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर शाहिद हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।